हेलो डियर, तो वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक दिन आज हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 3-4 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और मैं ये पहला प्रश्न है, नाड़ी क्या होता है यानी पल्स क्या है। नाड़ी दर के लेने के कौन कौन से जगह है जहाँ से हम नाड़ी को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, यानी कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में सिर्फ ये पूछ देगा, ठीक है, कि कॉमन नाड़ी दर लेने के समान स्थान या बिंदु कौन कौन से हैं बताएं। 5 नंबर में सिर्फ इतना पूछ देगा, समझ गए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको नाड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब आज हम करा देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले नाड़ी समझिए। तो आपको पता है हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होता है। जो हमारा धमनी में जो ब्लड पंप होता है वह इस बायां वाला से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। ये राइट वाला वेंट्रिकल है, ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है दोनों, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल होता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड पंप होता है यह वेंट्रिकल से होता है। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से महाधमनी में ब्लड को पंप किया जाता है और यह महाधमनी जो है विभिन्न धमनियों में ब्लड को विभाजित कर देता है, समझ गए। तो ये तो हो गया हमारा हार्ट, समझ गए। लेकिन ब्लड जब यहाँ से पंप करता है तो होता यह है कि जब धमनी में ब्लड प्रवेश करता है ना, तो फोर्स ज़्यादा होने के कारण, दबाव ज़्यादा रहने के कारण ये ब्लड जो है आपके ऐसे ऐसे उथल पुथल मचाता है इसमें से, ठीक है ना, यानी उतार चढ़ाव मचाता है। और इसी उतार चढ़ाव यानी इसी जो है बारी बारी से उठाव और पतन को हम लोग जो है पल्स महसूस करते हैं, यानी नाड़ी महसूस करते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो यही हमारा नाड़ी हो गया, ठीक है। समझने के लिए देख लीजिए, रक्त परिसंचरण में यानी जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसमें जो हृदय का बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो कि अभी आपको समझाए हैं, वह संकुचित होता है, मतलब उसमें कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन होने से ही वह ब्लड को बाहर की तरफ पंप करता है। जब रक्त तरंग मतलब जो ब्लड का जो तरंग होता है, जो वेग होता है, वह धमनी में बलपूर्वक फोर्स के साथ गुजरता है। जब हृदय से ब्लड पंप होता है ना, तो ब्लड जो नली में धमनी में जाता है तो वहाँ पे बलपूर्वक जो है ब्लड प्रवेश करता है। जैसे मानिए हम किसी पाइप में पानी, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है छोड़ने का, वहाँ से पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ बलपूर्वक ज़्यादा बल के साथ पानी जो है नली में, पाइप में प्रवेश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हार्ट से जब ब्लड पंप किया जाता है धमनी में, तो धमनी में जहाँ पे पंप होता है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जो है धमनी में गुजरता है ब्लड, ठीक है, जिसके कारण धमनी में बारी बारी से यानी उठाव ऐसे और नीचा पतन, फिर उठाव फिर पतन, फिर उठाव फिर पतन, ऐसे जो है आपके चलते रहते हैं। और इसी धमनी के एकांतरित उठाव और पतन को नाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाड़ी हो गया, समझ गए। तो ये नाड़ी के बारे में समझ गए। पल्स धमनी देख लीजिए, पल्स दूसरे भाषा में समझा जाए तो पल्स धमनियों का विस्तार है, यानी धमनी में जब ब्लड प्रवेश करता है तो यह धमनी जो है विस्तार हो जाता है। हार्ट में संकुचन होता है जबकि धमनी में विस्तार होता है। अब विस्तार होता है तो ब्लड जो है प्रेशर के साथ बढ़ता है आगे की तरफ, दबाव के साथ, जो दोनों जो दीवार होता है धमनी का, इस पर धक्का लगाता है और पहले पतन है, फिर उठाव, फिर पतन, फिर उठाव, फिर पतन, फिर उठाव, ऐसे ही ब्लड जो है आगे की तरफ प्रवेश करता है। और इसी उतार, इसी चढ़ाव, इसी उठाव और इसी पतन, इसी चढ़ाव, इसी उतार को जो है हम लोग नाड़ी दर कहते हैं, समझ गए, नाड़ी कहते हैं। ओके, महसूस करते हैं लोग। ओके, चलिए अब ये हो गया नाड़ी दर लेने का जो कॉमन साइट है कौन कौन सा है। तो एकदम आसानी से याद रखिएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ से नाड़ी दर ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पल्स महसूस करना हो तो हम कहाँ कहाँ से आसानी से पल्स महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेम्पोरल आर्टरी होता है, टेम्पोरल धमनी है, जो टेम्पोरल अस्थि होता है उसके ऊपर से हम जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो टेम्पोरल आर्टरी होता है ना, तो टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे होता है, टेम्पोरल बोन के आसपास जो है आपके टेम्पोरल आर्टरी होता है, वहाँ से आप जो है ले सकते हैं पल्स। ओके, कैरोटिड धमनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि गर्दन के जो बगल वाला धमनी जो गया हुआ है, गर्दन के बगल साइड वाला, वह कैरोटिड धमनी होता है जो ब्रेन में भी जाता है और यह गर्दन के बगल में होता है। आप जो है गर्दन के बगल में अपना उंगली रखिए, हाथ रखिए, पल्स जो है धक धक की आवाज़ जो है महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एपिकल होता है। आपको पता है एपिकल आर्टरी हमारा हार्ट में गया हुआ है, तो हृदय में यह एपिकल धमनी पता लगाएगा आपके पल्स का, ठीक है। तो एपिकल आर्टरी याद रखिएगा हृदय में, कैरोटिड धमनी याद रखिएगा गर्दन के बगल वाला, टेम्पोरल धमनी टेम्पोरल बोन पर। ओके, आगे है ब्रेकियल, ठीक है, ब्रोंकियल देख लीजिए, ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी होता है कोहनी के अंदर वाले भाग पर। अब नहीं देखते हैं कि कोहनी के कोहनी जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग हाथ रख के महसूस करते हैं, तो यही ब्रेकियल आर्टरी होता है। देखिएगा किसी को बीपी चेक करना होता है और बीपी हम बीपी वाले मशीन से लेते हैं
वो इलेक्ट्रिक वाला से नहीं, जो आपके मैनुअल जो बीपी होता है उसमें हम लोग इसी ब्रेकियल धमनी को महसूस करते हैं। आपके केहनी के जो अंदर वाला भाग होता है उस पर हाथ रख के धक धक करता है, तब जाके हम लोग जो है मैनुअल बीपी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेकियल आर्टरी होता है, समझ गए। रेडियल का मतलब है, आप लोगों को पता होगा कि रेडियस बोन जो है आपके कलाई में, हाथों में होता है। तो रेडियल धमनी कलाई में रेडियस हड्डी पर होता है, रेडियस बोन पे। तो रेडियस बोन मतलब रेडियल आर्टरी, याद रखिएगा, ठीक है। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी कहने का मतलब है कि फीमर जांग होता है, ठीक है। और फीमोरल मतलब फीमर जांग से ही फीमोरल आर्टरी बना है। तो फीमोरल आर्टरी कहाँ पे, जांघों पर या उरुस संधि के आसपास, समझ गए, याद हो जाएगा। पोर्टिलियल धमनी, पोर्टिलियल धमनी, पोप्टियल धमनी कहाँ पे होता है, पोप्टियल धमनी घुटने का पिछला वाला भाग। जिस प्रकार से केहनी का अंदर वाला जो भाग है आपके ब्रेकियल आर्टरी, उसी प्रकार से आप महसूस कीजिएगा अपने केहनी घुटना के जो पीछे वाला भाग है आपका मसल्स वाला भाग है, पीछे वाला जो भाग है जहाँ से केहनी मुड़ता है, सॉरी घुटना मुड़ता है, उसके पीछे वाला भाग देखिएगा तो वहाँ पे भी धक धक का आवाज़ आपको आएगा। तो वही पोप्टियल आर्टरी होता है, घुटने के पिछले वाला भाग, समझ गए। पोस्टीरियर टिबियल धमनी, अब आपको पता है कि टिबिया धमनी, आपके टिबिया कहाँ पे होता है, पैर में ही होता है। तो टखने के बीच वाला जो भाग होता है वह पोस्टीरियर टिबियल धमनी होता है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होता है, जहाँ से आप ले सकते हैं पल्स, ठीक है। अब नौमा होता है डॉर्सेलिस पेडिस, डॉर्सेलिस पेडिस आपके पाँव पर होता है। आप इस डॉर्सेलिस पेडिस पर हाथ रखिएगा तो धक धक की आवाज़ आपको आएगा, और वही जो है एक प्रकार के क्या होता है, वह पल्स होता है। जहाँ जहाँ आपके बॉडी में धक धक का महसूस होगा, समझिए वह ब्लड जो है धक धक कर रहा है आर्टरी में। तो यही जो है आपके कुछ स्थान है जिसको मैंने बता दिया, एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम कहाँ कहाँ से नाड़ी दर ले सकते हैं, पल्स हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो टेम्पोरल धमनी से ले सकते हैं। मतलब टेम्पोरल धमनी कहाँ पे है, टेम्पोरल बोन पे है, समझ गए। कैरोटिड धमनी कहाँ पे है, कैरोटिड गर्दन के बगल वाला धमनी, वहाँ से हम लोग महसूस कर सकते हैं पल्स को। एपिकल आर्टरी हृदय में से हम लोग महसूस कर सकते हैं। ब्रेकियल धमनी केहनी के जो अंदर वाला होता है, जो नॉर्मल मैनुअल बीपी में हम लोग यूज करते हैं, वही ब्रेकियल आर्टरी होता है। रेडियल आर्टरी होता है जो कि हाथ में जो रेडियस बोन होता है कलाई में, वहाँ से ले सकते हैं रेडियल आर्टरी को। फीमोरल आर्टरी होता है फीमर जांग या उरुस संधि के आसपास। पोप्लिटियल आर्टरी होता है घुटना के जो पीछे वाला भाग है, वह हमारा पोप्लिटियल आर्टरी होता है। पोस्टीरियर टिबियल धमनी होता है टखने के बीच वाला भाग, समझ गए। पोस्टीरियर टिबियल जो धमनी होता है, टिबिया मतलब पैर में ही होगा, तो वह टखने के बीच वाला होता है पोस्टीरियर, समझ गए। डॉर्सियल पेडिस, डॉर्सियल पेडिस का मतलब होता है पाँव पर, समझ गए। डॉर्सियल पेडिस जो होता है पाँव पर होता है, और यही जो है हमारा 9 जगह लेने वाला मैंने आपको बता दिया। यह 5 नंबर में भी आपसे सिंगल पूछा जा सकता है, या लॉन्ग में पूछेगा तो ये पूछ देगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए यहाँ पे एक आगे क्वेश्चन है नारी से ही रिलेटेड, आपसे पूछेगा कि नारी के कौन कौन विशेषता है वर्णन कीजिए। देखिए 5 नंबर में यह भी क्वेश्चन सिंगल 5 नंबर में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, समझ गए। पूछेगा क्या कि नारी के विशेषता बताए, नारी के कौन कौन से विशेषता है, विशेषता बताए। तो माय डियर, पल्स का अपना कैरेक्टरिस्ट होता है। नारी के मुख्यतः 4 विशेषता होता है। 4 विशेषता कौन सा होता है, सबसे पहले विशेषता दर होता है। नारी जो होता है हर एक व्यक्ति में एक आपके नियत दर से जो है आपके आगे बढ़ता है, दर बाई दर। जैसे हम लोग को पता है कि एक नॉर्मल इंसान में जो पल्स रेट होता है वह 72 एवरेज माना जाता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और यही धड़कना जो है आपके पल्स को बताता है। नॉर्मल 70 से 80 होता है, लेकिन एवरेज हम लोग 72 मान के चलते हैं, समझ गए। तो क्या होता है, नारी का एक विशेषता है कि यह अपने दर में एक नियत रेट के साथ जो है दर बाई दर जो है धड़कते रहता है। तो दर इसका एक विशेषता है। इसका एक विशेषता ये है कि यह एक रिदिम में, यह एक ताल में चलते रहता है। अगर मानिए कि अचानक से हमारा जो है हार्ट बीट बढ़ गया और अचानक से कम गया, अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति का शरीर ठीक रहेगा, संतुलन नहीं ठीक रहेगा, डेथ हो सकता है। तो यह एक अपने रिदिम, एक अपने ताल में जो एवरेज होना चाहिए उसी ताल में, उसी सीमा में अपने आप को जो है करते रहता है, फंक्शन काम करते रहता है यह नारी, समझ गए। आयतन की बात किया जाए तो आयतन जिस प्रकार से हम एक लीटर के बर्तन में 1 ही लीटर के सामान रख सकते हैं, उसी प्रकार से जो धमनी होता है उसमें जो ब्लड का आयतन होता है वह एक नियत मान से चलते रहता है। अब ऐसे नहीं है कि जो धमनी है, जो पाइप है, इसमें ब्लड इतना का जगह जा रहा है तो एक के बाद इतना फूल के हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आयतन होता है एक नियत मान के साथ में आगे की तरफ जो है बढ़ते रहता है।
तनाव, टेंशन। नारी का मतलब है कि इसमें एक तनाव होता है, एक टेंशन होता है। तो ये चारों विशेषता आप याद रखिए, दर, ताल, आयतन, तनाव, ये चारों विशेषता याद रखिए। समझने के लिए चलिए मैं समझाता हूँ। दर कहने का मतलब है कि दर का अर्थ है 1 मिनट में नाड़ी की कुल संख्या, नाड़ी स्पंदन मतलब बीट के पल्स रेट की कितनी संख्या होती है। तो समान वयस्क में जो होता है 60 से 100 प्रति मिनट, इसके बीच माना जाता है। 100 प्रति मिनट से अधिक को हम लोग जो है नाड़ी दर को टेकीकार्डिया कहते हैं। 60 से अगर किसी का कम जाता है तो ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। नॉर्मल 60 से 100 के बीच में अगर किसी का है तो स्वस्थ माना जाता है, या अपने काम के फंक्शन उनसन से भी जो है ये बढ़ता घटता है, लेकिन इतना के बीच होनी चाहिए। इसका एक दर है, इस दर में होनी चाहिए, यह इसकी विशेषता है। अगर बढ़ जाएगा तो टेकीकार्डिया, 60 से कम जाएगा तो ब्रेडीकार्डिया, जो कि एक प्रॉब्लम का समस्या होता है। ठीक है, इसमें एक ताल होता है। अब इसमें ताल कहने का मतलब है कि नाड़ी स्पंदनों की नियमितता को ताल कहते हैं। पल्स लेते समय बीच के अंतराल की रेगुलेटिविटी को ताल कहते हैं। ठीक है, यदि स्पंदन अनियमित हो तो पूरे 1 मिनट तक पल्स गिननी चाहिए। देखिए नियमित, यहाँ पे नियमित रिदिम मतलब होता है नियमित, समझ गए, नियमित भी ताल। इसका कहने का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति को 1 मिनट में जितना पल्स अगर धड़क रहा है, अगली बार 1 मिनट में ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यह एक ताल के साथ, एक रिदिम के साथ है कि नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा घट रहा है वो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये मतलब वह अपने रिदिम में नहीं है। किसी व्यक्ति में पल्स रिदिम तभी होगा जब कुछ मुझ का डिफरेंस होगा, हर मिनट पल्स रेट में कुछ का डिफरेंस होगा, या एवरेज उतना आएगा तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस, उतार चढ़ाव है, मतलब वो रिदिम में नहीं है, वह गड़बड़ है। समझ गए, ये चीज़ें हैं। आयतन की बात करेगा तो यह प्रत्येक स्पंदन के साथ अनुभव होने वाला रक्त का दबाव होता है। आयतन से तात्पर्य है कि धमनी का रक्त से भरा हुआ। आयतन कहने का मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो धमनी है, एक नली है रक्त की, अब इसमें ब्लड कितना ज़्यादा भरा हुआ है, और जितना ज़्यादा भरा होगा उतना ही दबाव भी जो है देगा, पल्स देगा। अगर रक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आगे की तरफ जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का दबाव है, मतलब पल्स रेट उतना ही अधिक आएगा, प्रेशर उतना ही बढ़ा हुआ रहेगा। तो यह आयतन यह इंडिकेट करता है कि धमनी में ब्लड का जो प्रवाह है वह कितना तेज़ी से, कितना ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम आयतन। ठीक है, तो आयतन यह जो है आपके विशेषता है। तनाव कहने का मतलब है कि धमनियों में पहुँचे रक्त के कारण धमनी में तनाव होता है। जब धमनी को तनाव के कारण दबाव कठिन हो तो उसे उच्च तनाव कहते हैं, और यदि धमनी को आसानी से दबाया जा सके उसे निम्न दबाव कहते हैं। तनाव कहने का मतलब है कि जैसे ब्लड धमनी में गया और ब्लड बहुत ज़्यादा तनाव के साथ में, टेंशन के साथ में गुजर रहा है, तो वह धमनी को उतना ही ज़्यादा जो है उच्च तनाव में रहेगा। और अगर ब्लड जितना नॉर्मल वे में जाएगा उतना ही धमनी का जो तनाव होगा कम होगा। समझ गए, तो ये तनाव जो है आपके 4 जो है विशेषता मैंने आपको बता दिया। सिर्फ विशेषता भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आता है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो नाड़ी दर को प्रभावित करने वाला अनेकों कारक है, जिसमें आपके नाड़ी कम बेस हो सकता है। तो कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे नाड़ी दर प्रभावित होते हैं, चलिए बताते हैं। पहला आता है उम्र। अब जो उम्र होता है, छोटे बच्चों में नाड़ी दर अधिक होते हैं, तथा वयस्कों में, बच्चों और वृद्धों में वयस्कों से भी कम व धीमी होती है। देखिए बच्चा जो होता है सबसे छोटा, उसमें नाड़ी दर काफ़ी अधिक होता है, वयस्कों में बच्चों से कम होता है, जबकि जो वृद्ध होते हैं वह और ज़्यादा उसमें जो है नाड़ी दर कम होते हैं। यानी सीधा कहा जाए कि जैसे जैसे उम्र आगे की तरफ बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है आपके नाड़ी दर जो है कमते जाता है। तो पहला इसका प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वह एज होगा, एज के साथ में नाड़ी दर घटते जाता है। समझ गए। दूसरा है लिंग। लिंग कहने का मतलब है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर अधिक होती है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर अधिक होते हैं। यही कारण है कि देखते होइएगा कि महिलाओं में बीपी का समस्या भी जो है आपको कम ही जो है बीपी का समस्या महिलाओं में कम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दर होता है पल्स का वह आगे होता है पुरुषों की तुलना में। तो लिंग कहीं ना कहीं निर्धारित कर रहा है कि पुरुषों में कम है, महिलाओं में अधिक होगा नाड़ी दर। समझ गए। फिजिक मतलब होता है कदकाठी। ऊंचे भारी व्यक्तियों की तुलना में छोटे एवं हल्के व्यक्तियों की नाड़ी दर अधिक होती है। जो व्यक्ति ऊंचे होते हैं, भारी होते हैं, उनके तुलना में जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जो हल्के व्यक्ति होते हैं, उनके नाड़ी दर अधिक होते हैं। समझ गए, तो ये भी कदकाठी भी समझ गए। व्यायाम, एक्सरसाइज व्यायाम करने के बाद बढ़ी हुई पेशीय सक्रियता नाड़ी दर में वृद्धि करती है। अब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो देखिएगा उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है। अब ज़्यादा फ्लो होगा तो नाड़ी दर भी अधिक होगा।
होगा। तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज व्यायाम जो है बढ़ी हुई पेशीय सक्रियता नाड़ी दर में वृद्धि कर देती है। यानी व्यक्ति जब व्यायाम करता है तो मसल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब मसल्स एक्टिव हो जाता है तो नाड़ी दर में वृद्धि हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज भी प्रभावित कर रहा है। पोजीशन, बैठे रहने या सोए रहने की तुलना में खड़ी हुई अवस्था की नाड़ी दर अधिक होती है। अब एक व्यक्ति है वह बैठा हुआ है या सोया हुआ है, तो बैठने और सोने के कंडीशन में नाड़ी दर कम होती है तुलनात्मक रूप से जो अधिक है। तो जो खड़ा है उसमें अधिक होता है नाड़ी, जबकि जो बैठा हुआ सोए हुआ है उसमें जो है आपके कम होते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी आराम के कंडीशन में नाड़ी दर कम होता है। भोजन, भोजन के बाद नाड़ी दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेटे या खाने के बाद दम फूलने लगता है, तो कहीं ना कहीं वह आपके नाड़ी दर को बढ़ाता है। भावावेग, इमोशन, मानसिक एवं भावनात्मक व्यवधानों में नाड़ी दर बढ़ जाती है। लड़ाई झगड़ा होने पर, कष्ट पीड़ा होने पर, यानी इमोशन में आने पर नाड़ी दर बढ़ जाती है। ठीक है। नौमा है पीड़ा, पीड़ा भी प्रभावित करता है, पीड़ा में भी नाड़ी दर बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई पेन हो तो उसमें भी नाड़ी दर बढ़ा हुआ रहता है। शीतल प्रयोग, कोल्ड एप्लीकेशन, शीतल प्रयोग में नाड़ी दर घट जाती है, शिथिल पड़ जाती है, इस कारण नाड़ी दर भी घट जाता है। 10वां है रोग के कंडीशन में उष्मा के प्रयोग यानी गर्म प्रयोग, और कुछ औषधियाँ जो नाड़ी दर को बढ़ा देती हैं। तो यह सब 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यह सब नाड़ी दर को प्रभावित करता है। इन जितने भी नाड़ी दर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सिंगल 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या इनमें से कोई 3 दे देगा 10 नंबर में। समझ गए, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए यहाँ पे टोटली इंग्लिश मैंने दे दिया है, तो आप अपना इंग्लिश में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और मज़ेदार 10 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपके एक क्वेश्चन आता है कि मरीज को भर्ती, और एक आता है मरीज को डिस्चार्ज, यानी मरीज को जो है एक होता है भर्ती करना, एडमिशन करना, एक होता है आपको डिस्चार्ज करना, मतलब निष्कासन करना। ठीक है, तो इसमें डिस्चार्ज और भर्ती दोनों प्रक्रिया अगर पूछेगा साथ में तो 10 नंबर में पूछेगा। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक, चाहे भर्ती का पूछ ले चाहे डिस्चार्ज का पूछ ले, तो इस कंडीशन में कोई एक पूछेगा तो 5 नंबर में, दोनों पूछेगा तो ये फिक्स है 10 नंबर में पूछेगा, क्योंकि दोनों पूछेगा तो ऑटोमेटिक दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो वीडियो क्वेश्चन आपके बड़े हो जाएंगे, आंसर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो 10 नंबर में यहाँ पे ये प्रश्न है कि एक वार्ड में, नर्सिंग वार्ड में मरीज को भर्ती होने व डिस्चार्ज प्रक्रिया को समझाए। यानी दोनों पूछ रहा है, भर्ती और डिस्चार्ज अगर दोनों पूछेगा तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों के प्रोसेस लिखने पड़ेंगे। और अगर कोई एक पूछे, चाहे वो भर्ती का चाहे डिस्चार्ज का, तो फिर आपसे कोई एक ही लिखना पड़ेगा, तो वह 5 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हम बताते हैं ताकि एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आपको लिख कर आना पड़े। समझ गए। सबसे पहले भर्ती व डिस्चार्ज प्रक्रिया। तो भर्ती व एडमिशन एंड डिस्चार्ज हमसे पूछ रहा है, तो पहला हम भर्ती प्रक्रिया को, एडमिशन वाले को देखेंगे। ठीक है, चलिए भर्ती प्रक्रिया क्या कहता है। यहाँ पे देखिए, मरीज को उपचार हेतु, जांच हेतु, किसी भी प्रोसीजर हेतु, सर्जरी हेतु अस्पताल के किसी वार्ड में भर्ती हेतु चिकित्सक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, वार्ड में भर्ती, मरीज को भर्ती करने हेतु नर्स को कई औपचारिकता का पालन करना पड़ता है। जैसे मरीज संबंधी रिकॉर्ड का कार्य करना पड़ता है, मरीज को वार्ड का ओरिएंटेशन करना पड़ता है। ठीक है, मरीज की नर्सिंग हिस्ट्री लेना पड़ता है, फिजिकल भौतिक आकलन किया जाता है, और स्पेसिमेन मतलब नमूना एकत्रित किया जाता है। तो देखिए, भर्ती प्रक्रिया का मतलब होता है कि भर्ती कब करते हैं, या तो किसी को ट्रीटमेंट देना हो, भर्ती कर उसको ट्रीटमेंट जो है भर्ती में ही संभव है, तो उपचार के लिए उसको भर्ती करते हैं। डायग्नोसिस, जाँच के लिए भर्ती करते हैं। कोई ऐसे प्रोसीजर करना है जैसे सर्जिकल वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, ठीक है ना, तो इन सब में जो है भर्ती किया जाता है। सर्जरी अगर प्रॉपर करना है तो उसके लिए भर्ती किया जाता है। ठीक है, और इन सब कंडीशन में डॉक्टर द्वारा निर्देश दिए जाते हैं भर्ती के लिए, तो जो है मरीज को भर्ती किया जाता है। अब नर्स जो होती है, चूँकि भर्ती में सबसे ज़्यादा जो देखभाल करने वाला जो होता है कोई मरीज को, तो वह नर्स होती है। तो भर्ती के समय जो है नर्स को कई औपचारिकता का पालन करना पड़ता है, जो अस्पताल के नियम कानून कायदे हैं। जैसे मरीज से संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, मरीज का वार्ड को ओरिएंटेशन करना, मरीज का फाइल तैयार करना, मरीज से जो है हिस्ट्री लेना, ठीक है, फिजिकल असेसमेंट करना, नमूना कलेक्ट करना, तमाम ऐसे काम जो है किया जाता है भर्ती के प्रोसेस में। ठीक है, तो यही हमारा मरीज का भर्ती प्रक्रिया एडमिशन होता है। कभी भी भर्ती नर्स जो है अपने मन से नहीं कर सकती है, वह डॉक्टर के निर्देश पर ही वह मरीजों को भर्ती कर सकती है। किस लिए करेगी? उपचार के लिए, जांच के लिए, प्रोसीजर के लिए, सर्जरी के लिए, ठीक है ना, तमाम ऐसे देखभाल के लिए जो है डॉक्टर के आदेश पर वह जो है भर्ती करेगी।
वार्ड में भर्ती हेतु नर्स को कुछ औपचारिकता का पालन करना पड़ता है, जैसे रिकॉर्ड तैयार करना, वार्ड का ओरिएंटेशन करना, मरीज का हिस्ट्री लेना, फिजिकल असेसमेंट लेना, ठीक है, नमूना कलेक्ट करना, तमाम ऐसे फाइल तैयार करना, समझ गए, वार्ड में शिफ्ट करना। तो भर्ती की प्रक्रिया में सारे चीज़ किया जाता है नर्स के द्वारा। ओके, आगे चलती है। अब भर्ती के कितने तरीके से हम मरीज को भर्ती कर सकते हैं। तो मरीज को भर्ती हम लोग करते हैं, एक तो समान भर्ती होता है। एक समान भर्ती कहने का मतलब है कि मरीज आया अस्पताल में ओपीडी में दिखाने, बट डॉक्टर को लगा कि नहीं, मरीज जो है ऐसे कंडीशन में है या घर पर नहीं जा सकता है, इसको जो है आवश्यक देख रेख में इसको देखभाल की ज़रूरत है, तो ओपीडी में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वार्ड में शिफ्ट हो जाइए, भर्ती हो जाइए। तो वह एक प्रकार का रूटीन एडमिशन होता है, समान भर्ती, जो कि देख रेख की आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर निर्देश देते हैं। तो ये समान भर्ती होता है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप्स दिया है, आपको इसमें डिटेल लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, समझ गए। इमरजेंसी एडमिशन के मतलब होता है कि जैसे पेशेंट एक्सीडेंट कर गया, जल गया, ठीक है, पॉइजन ले लिया, तो इन सब कंडीशन में आपातकालीन स्थिति में मरीज को जो भर्ती किया लिया जाता है अस्पताल में, वह आपातकालीन भर्ती होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र एडमिशन करने का मतलब है, स्थानांतरण भर्ती का मतलब है कि जैसे सर्जरी का पेशेंट है, लेकिन पेशेंट को टीबी पकड़ लिया है, तो पहले सर्जरी ना करके पहले टीबी का दवाई करेगा, तो टीबी वार्ड में भर्ती करेंगे, मीन्स सर्जरी से टीबी वार्ड में शिफ्ट करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, तो ये हो गया। या फिर छोटे अस्पताल बड़े अस्पताल में भर्ती के लिए भेज देता है। तो ये सब ट्रांसफ़र होता है, जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करके भर्ती किया जाता है। तो यह ट्रांसफ़र एडमिशन हो गया। तो समान भर्ती, आपातकालीन भर्ती, स्थानांतरित भर्ती, यह भर्ती का प्रकार है। अब इन सब में होता क्या है मैंने बता दिया, आपको लिखना है। ओके, आगे चलते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ भर्ती। अब ये जो भर्ती हम करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि सीधा ले जाइए और अस्पताल में मरीज को रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा होता है? नहीं होता है। भर्ती के कुछ चरण होते हैं, कुछ प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन के भर्ती में सबसे पहला जो पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना है कि मरीज का वार्ड में स्वागत करे, स्वयं के नाम पद का परिचय दे। अब कोई मरीज भर्ती के लिए आता है वार्ड में, तो आप नर्स हैं, तो सबसे पहले आपके आपके सामने ही मरीज आएंगे, मरीज का परिजन आएंगे, तो मरीज को वार्ड में वेलकम करें, स्वागत करें, स्वयं के नाम बताएं और आप बताएं कि आप क्या हैं, ताकि मरीज को ये दिक्कत ना हो कि हाँ ये कौन है, हमें कौन, कोई दूसरा आदमी तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो प्रथम पॉइंट ए रखें, समझ गए। दूसरा पॉइंट है, समझते जाइएगा कि कैसे कैसे करना है। प्रथम पॉइंट में अपना परिचय दें और वहाँ पे क्या करें, स्वागत करें। दूसरा पॉइंट है, मरीज से डॉक्टर के लिखित निर्देश लेकर नाम, बीमारी एवं अन्य जानकारी को वेरीफाई करें, ठीक है। अब मरीज के पुर्जा पर डॉक्टर उसको एडमिशन के लिए लिखे होंगे, भर्ती के लिए वह वार्ड में आया है, तो मरीज से उसके लिखित निर्देश लेंगे, नाम लेंगे, बीमारी के नाम पूछेंगे, अन्य जानकारियाँ लेकर वेरीफाई करेंगे, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल मरीज ना आ जाए भर्ती होने के लिए, ठीक है। तो पहले दूसरा है वेरीफाई करेंगे। तीसरा आगे का पॉइंट है, मरीज को वार्ड में तैयार बेड अलॉट करें, उससे वार्ड के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। अब जानकारी के लिए, फॉर ओरिएंटेशन के लिए, मरीज को जो वार्ड जो बेड खाली है, जो बेड स्वच्छ है, विसंक्रमित है, वह बेड अलॉट करें और वार्ड में उससे जो है शिफ्ट करें और संक्षिप्त जानकारी जो है प्रदान करें कि हाँ आपका बेड नंबर इतना है, ये आपको यहीं पर रहना है, ठीक है। तो ये हो गया बेड अलॉटमेंट, समझ गए। आगे है मरीज को अलार्म सिस्टम, समझ गए ना, नर्स कॉल बेल सिस्टम, आवश्यक वस्तुएं रखने हैं तो बेड ब्लॉक, बेड कंट्रोल की, विजिटर समय, खाने का रूटीन इत्यादि समय। अब आप नर्स है तो मरीज को अलार्म सिस्टम, आवश्यक वस्तुओं रखने का, ठीक है, बेड ब्लॉक, बेड ब्लॉक जो बेड को उठाने वाला होता है, अगर मरीज को किसी साइड से ज़रूरत लगे उठाने का तो उसको समझा दे कि कैसे उठाना है। बेड कंट्रोल की होता है, उसको समझा दे। विजिटर का समय क्या है, ताकि मरीज हमेशा जो है दूसरे को बुला बुला कर ना विजिट करते रहे। खाने का रूटीन क्या है, ये सब समझा दे, ताकि बार बार आपको परेशान न करे, समझ गए। वार्ड में भर्ती रजिस्टर में मरीज की संबंधित जानकारी लिखे। अब आपके वार्ड में आ गया, मरीज को आप सब चीज़ समझा दिए, तो अब आपको मरीज के जो भर्ती रजिस्टर है उसमें आपने जानकारी को नोट्स करें, ठीक है। मरीज के बेड नंबर अनुसार उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड फाइल तैयार करें। अब आप अपने रजिस्टर में मरीज का सब चीज़ मेंटेन कर लिए हैं। अब बेड नंबर अनुसार उसका जो क्लिनिकल रिकॉर्ड है कि डॉक्टर क्या क्या सजेस्ट किए हैं, कई बार चलना है दवाई, सारा रिकॉर्ड जो है तैयार कर ले, ठीक है। पेशेंट रिकॉर्ड फाइल तैयार कर ले, यह रिकॉर्ड का एक प्रकार भी है, समझ गए।
डॉक्टर के निर्देशानुसार उपचार प्रारंभ करें। यदि कोई प्रयोगशाला जांच लिखी गई है तो लैब कर्मचारियों को इस हेतु सूचित करें। अब आप फाइल तैयार कर लिए, रिकॉर्ड फाइल तैयार कर लिए। अब आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। डॉक्टर के अनुसार जो जो दवाइयाँ लिखी गई है उसको ट्रीटमेंट प्रारंभ करना है। अगर कोई डॉक्टर जाँच लिखे हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं, तो आपको जो है ब्लड निकाल कर सैंपल जो है लैब में भिजवा देना है। तो ये भी करना है, समझ गए। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ प्रोसेस, यह प्रोसेस आपको लिखने जाना है। ओके, आगे है, मरीज को अस्पताल का गाउन या बस्तर बदलने हेतु दे, कपड़े बदलने हेतु पर्याप्त प्राइवेसी प्रदान करें। अब होता यह है, देखते होइएगा, अच्छे अस्पताल में मरीज जैसे ही अस्पताल में इन करता है, भर्ती होता है, तो मरीज को उसका खुद का जो कपड़े होता है वह जो है उसे चेंज करा दिया जाता है, खुलवा दिया जाता है। और अस्पताल का जो गाउन, जो बस्तर होता है, जो आरामदायक लगता है, सॉफ्ट लगता है, वह बदल दिया जाता है। और ये बदलने के समय जो है उसे प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए देखते होइएगा हर एक बेड के पास में पर्दा लगा होता है, ताकि पेशेंट के अंदर कुछ भी हो, बाहर कोई दूसरा व्यक्ति ना दिखे, पेशेंट इससे लज्जित ना हो, शर्मित ना हो, इसीलिए पर्दा लगा होता है हर एक गेट में, ठीक है, सॉरी हर एक बेड में। ये हो गया। मरीज के जानकारी व भर्ती के समय प्रदान की गई देखभाल को नर्सिंग रिकॉर्ड में लिखें। अब आपने सारा चीज़ बता दिया है, तो अब आपको करना है क्या कि मरीज की जानकारी व भर्ती के समय प्रदान की गई देखभाल को नर्सिंग रिकॉर्ड में लिखें। अब लास्ट में जब भर्ती वाला प्रोसेस के जो चरण के लास्ट में लिखेंगे कि मरीज की जो भी जानकारी है, कब भर्ती किए, और जो भी आप देखभाल प्रदान किए हैं उसको रिकॉर्ड में हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो यही भर्ती के प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। प्रथम वेलकम से लेकर लास्ट में रिकॉर्ड मेंटेन करने तक आपको लिखना है चरण, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस लिखना है। भर्ती का प्रक्रिया मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे भर्ती का मैंने आपको, भर्ती क्या होता है, भर्ती कितने तरीक़ों से हो सकता है, भर्ती के क्या प्रक्रिया है, क्या स्टेप है, यह मैंने बता दिया आपको। और अब हम लोग जो है आगे चलते हैं डिस्चार्ज की प्रक्रिया में। भर्ती एडमिशन प्रोसेस देख लिए, अब हम लोग डिस्चार्ज। अब एक पेशेंट को अस्पताल से छुट्टी देना है, तो छुट्टी देने में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए मरीज छुट्टी कब होता है, या तो मरीज रिकवर कर गया है, ठीक हो गया हो, तो उस स्थिति में छुट्टी होता है, या तो मरीज ठीक नहीं हो रहा हो, स्थिति और गड़बड़ा रहा हो, तो उस स्थिति में उससे जो है रेफ़र कर दिया जाता है, तो वह भी एक छुट्टी का ही प्रकार होता है। या फिर कभी कभी कंडीशन में देखते होइएगा अस्पताल छोड़ के जो है मरीज स्वयं से भाग जाता है बिना किसी सलाह से, तो वह एक अलग ही होता है लामा, जिसे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कहते हैं, यानी डॉक्टर के विरुद्ध चला जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी को बिना बताए जो है आपको भाग जाता है, जो चोरी के सामान होता है, समझ गए। तो ये सब एक डिस्चार्ज की प्रक्रिया है। तो वार्ड के मरीज को डिस्चार्ज निम्न स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन स्थिति में, तो डिस्चार्ज किसी भी मरीज को मतलब है कि अस्पताल से निष्कासित होना, मतलब अस्पताल से निकल जाना। अब निकलने के लिए या तो मरीज की स्थिति में सुधार हो गया होगा, पूर्ण रिकवरी होगा। अब देखिए अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में तभी मरीज को जो है डिस्चार्ज किया जाता है जब कंप्लीट रिकवरी हो गया हो। अगर हल्का फल्का भी मरीज अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ठीक नहीं हैं, तो फिर उस कंडीशन में मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मरीज के स्थिति में सुधार है, यानी पूर्ण रिकवरी होने पर ही डिस्चार्ज किया जाता है। अन्य अस्पताल में रेफरर, यानी स्थिति में सुधार ना है तो उस कंडीशन में अन्य अस्पताल में रेफर करने पर जो है आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक होता है कि जब डेथ हो गया हो मरीज का, तो डेथ हो गया हो तो उस कंडीशन में भी डिस्चार्ज बनता है, तो मृत्यु होने पर ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा, समझ गए। मरीज व परिजनों द्वारा डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट करने पर, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं डिमांड ऑन रिक्वेस्ट, मतलब डॉक्टर से, मेडिकल ऑफिसर से अगर किसी का मरीज, समझ गए, किसी का मरीज भर्ती है तो उसका अटेंडर यानी परिजन कहे कि हमको अस्पताल में नहीं रखना है, प्लीज़ हमको रिक्वेस्ट है डिस्चार्ज कर दीजिए। ऐसा होता है ना, देखते होइएगा कि या तो मरीज ठीक नहीं हो रहा हो या उससे लगता हो कि अब अनावश्यक जो है यहाँ पे रखा जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करके डिस्चार्ज करवा सकता है। तो ये भी एक प्रकार होता है डिस्चार्ज का। मरीज द्वारा छुट्टी का जिद, अब ये होता है कभी कभी देखते होइएगा कि ज़बरदस्ती जो है डॉक्टर से मरीज बार बार जो है कहता रहता है कि हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, अब हमें अस्पताल में नहीं रहना है, बहुत हो गया। और जब डॉक्टर नहीं करते हैं तो देखते होइएगा कभी कभी मरीज जो है बिना किसी डॉक्टर को सूचित किए हुए वह भाग जाता है, मतलब डॉक्टर के विरुद्ध में भाग जाता है, यानी डॉक्टर का मन नहीं रहता है डिस्चार्ज करने का, और जब डॉक्टर परमिशन नहीं देता है डिस्चार्ज का तो कभी कभी मरीज खुद से चला जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लामा कहते हैं, लामा या डामा, डॉक्टर अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, या इसी को हम लोग लामा कहते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी बिना डॉक्टर के एडवाइस के ही भाग जाना, समझ गए, विरोध में। तो ये मरीजों द्वारा छुट्टी का जिद करने पर, यानी डॉक्टर की सलाह के विपरीत जो है डिस्चार्ज हो जाना।
तो ये सब डिस्चार्ज के कंडीशन हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या कंडीशन है, देख लीजिए। या तो मरीज पूर्ण रिकवर हो गया होगा, उस कंडीशन में डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर अन्य अस्पताल में रेफरल होने पर यानी स्थिति में सुधार नहीं है तो रेफर किया जाएगा, तो यह भी एक डिस्चार्ज का ही प्रक्रिया है, प्रकार है। मृत्यु होने पर ऑन डेथ होने पर ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। मरीज के परिजन के रिक्वेस्ट पर डिस्चार्ज होना, मरीज द्वारा छुट्टी का जिद यानी अगेंस्ट में जाकर डिस्चार्ज हो जाना, यह भी जो है आपके एक प्रकार से सब भर्ती डिस्चार्ज होने की एक प्रक्रिया है, मैंने बता दिया। अब अगर डिस्चार्ज होना हो किसी मरीज़ को तो क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए नर्स को, देखिए। मरीज के क्लिनिकल रिकॉर्ड मतलब जितने भी रिकॉर्ड है देख रेख का, वो रिकॉर्ड फाइल में चिकित्सक यानी जो भी डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा लिखे गए डिस्चार्ज ऑर्डर चेक करें। प्रत्येक मरीज के डिस्चार्ज हेतु चिकित्सक के लिखित निर्देश अनिवार्य है। आप नर्स है तो ना भर्ती में आप कुछ कर सकते हैं, ना डिस्चार्ज में आप कुछ कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर का निर्देश ना हो, डायरेक्शन ना हो, तब तक जो है आपको ना डिस्चार्ज करना है ना एडमिट करना है, समझ गए। तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया में भी आपको जो डॉक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके निर्देश होना अनिवार्य है, लिखित निर्देश। अगर आप अपने मन से एज ए नर्स डिस्चार्ज कीजिएगा तो बाद में आप ही फंसिएगा, मरीज को कुछ होगा तो, ठीक है। मरीज तथा मरीज के परिजनों को डिस्चार्ज हेतु सूचना दे तथा यह तय करे कि डिस्चार्ज के उपरांत मरीज के घर पर पर्याप्त देखरेख की जाएगी। अब मान गए अगर डॉक्टर पूर्ण रिकवरी पर अगर डॉक्टर छुट्टी कर दिए हैं या डॉक्टर के एडवाइस से जो है हुआ है कि हाँ पेशेंट अब जा सकता है, घर पर देख रेख करेगा, ठीक हो जाएगा, या फिर इन सब चीज़ों को अगर मरीज अपने मन से जाना चाहता है तो आप नर्स है, आप उसके परिजनों को सूचना दें और यह तय करवाएं कि घर पर जाने के बाद उपयुक्त देखभाल दी जाएगी, तभी जो है आप उसे डिस्चार्ज करें। अगर उसका कोई रिस्क ना ले देखभाल का तो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो डिस्चार्ज का दूसरा पॉइंट ये है कि कन्फर्म हो ले कि हाँ देखभाल होगी घर पर। आगे है, मरीज व परिजनों को डिस्चार्ज के समय प्रमुख बातों का संबंधित प्रदान करें। अब जो मरीज है या फिर जो उसका अटेंडर होगा, जो परिजन होगा, डिस्चार्ज के समय कुछ प्रमुख बातें बताएं, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फर्दर केयर, आगे का देखभाल, मेडिकेशन, कैसे जो है औषधि देना है, ट्रीटमेंट एंड फ्लो अप मतलब देखभाल के लिए, उपचार के लिए अस्पताल जब आने का समय हो तो उस पर आए, ये चीज़ को बताएं। प्रॉपर डाइट, आहार कैसा देना चाहिए, इन सब चीज़ों का बताएं परिजनों को। अगर डिस्चार्ज हो रहा हो तो बताएं कि आगे का देखभाल कैसे करनी है, मेडिकेशन कैसे कैसे समय पर देनी है, उपचार और फ्लोअप के लिए कब कब अस्पताल पर आना है, प्रॉपर आहार क्या क्या देना है इस बीमारी में, इन सब चीज़ों को जो है शिक्षा देनी चाहिए मरीज और उसके परिजनों को, ठीक है। डिस्चार्ज होने पर बताया जाता है सब। आगे है, मरीज के निरंतर देखभाल व सुधार हेतु रेफर की जानकारी दे। अब मरीज के जब डिस्चार्ज की बात होगा तो मरीज के निरंतर देखभाल व सुधार हेतु रेफर की जानकारी दे, ठीक है। अगर मान गए पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं इसलिए कि आगे जाके दिखाएं, रेफर करवाएं, तो इसका जानकारी मरीज को देना चाहिए कि हाँ आपका सुधार यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपको सुधार के लिए आगे भेजा जा रहा है, तो ये जानकारी देना चाहिए। मरीज के सभी आईवी ट्यूब, टैग इत्यादि हटा दे, उससे नहाकर घर के वस्त्र पहनने हेतु दे। अब जिस प्रकार से भर्ती में अस्पताल का ड्रेस पहनने के लिए दिए हैं, तो अब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो आप उसके जो भी आईवी ट्यूब, इंट्रावेन, ये सब जो ट्यूब लगा है, कैथेटर वगैरह, टैग वगैरह, ये सब हटा दे और नहाकर घर का वस्त्र पहनने को दे, क्योंकि अब मरीज अपने घर जा रहा है, समझ गए। आगे है, मरीज के स्वास्थ्य स्तर का फाइनल असेसमेंट करें। अब मरीज अस्पताल से किस कंडीशन में जा रहा है इसका फाइनल जो है आपके आकलन करना पड़ेगा, फाइनल असेसमेंट करके आप अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे, ठीक है। मरीज की सभी आवश्यक कीमती वस्तुएं लौटा दें। अब जो अस्पताल एडमिट होते समय जो मरीज का सामान जमा है, आप उसे जो भी सामान है उसे वापस लौटा दें उसे, ठीक है। डिस्चार्ज रिकॉर्ड में एंट्री करें, यदि ऑनलाइन एडमिशन हुआ हो तो इसे ऑनलाइन डिस्चार्ज करें। अब डिस्चार्ज रिकॉर्ड में एंट्री करें कि फलाने बेड का फलाना पेशेंट फलाना ट्रीटमेंट चल रहा था, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है। अगर ये चीज़ें ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन एंट्री करें, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है। क्योंकि मरीज चला जाएगा, आप एंट्री नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कब गया ना गया, कोई पता ही नहीं है, बाद में आप पर ब्लेम होगा, समझ गए। डिस्चार्ज से पहले मरीज के अस्पताल संबंधित बिल के क्लियरेंस संबंधी जानकारी ऑफिस से प्राप्त करें। अब एक अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं, चूँकि देखभाल नर्स प्राइवेट गवर्नमेंट सभी जगह हो सकता है, तो अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे होंगे और अस्पताल को आप चूना लगा देंगे, ऐसे ही पेशेंट को भेज देंगे, तो आपको रखने से कोई फ़ायदा होगा नर्स को? नहीं। तो इसलिए जब डिस्चार्ज हो उससे पहले अस्पताल से संबंधित जो बिल है उसके क्लियरेंस संबंधी जानकारी ऑफिस को दे कि इस पेशेंट का इतना बेड नंबर, कितना बिल बाकी है, क्या है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस होना जरूरी है। आगे है, देख लीजिए, मरीज के परिजनों से फीडबैक फॉर्म भरवाएं। मरीज के जो
मतलब परिजन है और अब डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसे फीडबैक फॉर्म भरवाएं कि भाई आप अस्पताल में आए, कैसा ट्रीटमेंट लगा, क्या आपको सुविधा लगा, अपनी प्रतिक्रिया के लिए फॉर्म भरवाएं। ठीक है। आगे है, वार्ड में मरीज को अलॉट की गई सभी अस्पताल के उपकरणों को पुनः प्राप्त करें। समझ गए। अब वार्ड में जब पेशेंट आया है तो बहुत सारे चीज़ अस्पताल का दिया जाता है, तो अस्पताल में जो दिए गए सामान है उससे प्राप्त कर लें आप। ठीक है, ताकि वो अपने साथ घर न ले जाए। मरीज के बिस्तर छोड़ने के उपरांत सभी बेडिंग को लॉन्ड्री भिजवाएं एवं मरीज के रूम की साफ सफाई हेतु हाउस कीपिंग विभाग को निर्देश दे। अब आप लोग को पता है कि पेशेंट चला जाता है, बेड तो ही रहता है, तो जो बेड छोड़ता है, बेड शीट वगैरह को लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए दे दे, क्योंकि उस पर फिर दूसरा पेशेंट आएगा तो वही बेड थोड़ी ना देंगे, उसके लिए साफ वाला देंगे। तो ये चीज़ करें। और साफ़ सफाई के लिए जो हाउस कीपिंग विभाग होता है उसको निर्देश दे। समझ रहे हैं चीज़ों को। आगे चलिए। अब आगे है यहाँ पे, मरीज के जो क्लिनिकल रिकॉर्ड है, जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उसको सुरक्षित रूप से जो मेडिकल रिकॉर्ड विभाग है वहाँ भेजवा दे तथा मरीज को डिस्चार्ज रिक्त डिस्चार्ज समरी प्रदान करे। अब लास्ट में ये होता है कि मरीज जब लास्ट में चला जाए तो जितने भी उसका रिकॉर्ड है वह रिकॉर्ड रूम में भेजवा दे, ताकि बाद में कभी भी ज़रूरत पड़े तो इसका आपको इस्तेमाल कर सके। और मरीज को जो भी डिस्चार्ज समरी है, डिस्चार्ज पेपर है, वह मरीज को प्रदान करे। ठीक है, ताकि वह फॉलोअप के लिए बाद में आ सके। तो यह जो है डिस्चार्ज का प्रोसेस था। ऊपर मैंने एडमिशन का प्रोसेस बता दिया, सबका मैंने आसान भाषा में समझा दिए। यहाँ पे टोटल इंग्लिश हिंदी सब मैंने दे दिया है, ताकि जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझे, हिंदी वाले हैं हिंदी में समझे, कोई दिक्कत ना रहे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न समझा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।